दोस्तों, जो हम क्लास लेकर चल रहे हैं, ये क्लास ग्राम पंचायत अधिकारी की जो क्लास चल रही हैं उनकी 13वीं क्लास है। यानी इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं और अगली जो क्लास है जो वाली जो अब लेकर चल रहे हैं, ये राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप के बारे में बताएंगे। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश को अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ तथा इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री आनंद मिश्र थे। 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकाय के लिए राज्य वित्त आयोग गठन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाएं, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, प्रस्तावना में है, भारत में सभी राज्यों के लिए नियमित रूप से 5 वर्षों के लिए नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के समान होते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना के लिए उल्लेख है कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों में संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 43 फर्स्ट और 43 झा, 43 बाई, 43 माह के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया गया। 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग की संरचना, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद ये अस्तित्व में आया था। जहां तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में उसकी सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट होती है। अध्यक्ष जो हैं सदस्यों के लिए योग्यता, कुछ राज्यों में स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है, जबकि अन्य कुछ राज्यों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। पंजाब में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है और उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वित्तीय और आर्थिक मामले में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव अथवा होना चाहिए। अगला है कि वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव अथवा वित्त मामले में प्रशासन में व्यापक अनुभव अथवा अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है और उस व्यक्ति का वित्त अथवा किसी भी प्रकार का कोई हित न हो जिसका उसके लिए कार्य प्रतिकूल प्रभाव हो और न ही उस व्यक्ति का कोई हित वित्त आयोग के अन्य सदस्यों के किसी कार्य में कोई बाधा डालता हो। अयोग्यता, निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बनने में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वह अस्वस्थ मन का हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो अथवा राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसके वित्त अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव संभावना हो। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो उस कार्यकाल के बारे में राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यविधि तक नियुक्त किया जा सकता है, किंतु वह पुनरुक्ति के लिए पात्र होगा। यह प्रावधान है कि वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेगा। सेवा शर्तें, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य वित्त आयोग को अपनी पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश दे कि उन्हें राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क अथवा वेतन या भत्ते दिए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग के कार्य, राज्य वित्त आयोग के ग्रामीण एवं शहरी निकायों में वित्त स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसमें वे ग्राम पंचायत, पंचायत संघ, परिषदों, जिला पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिश करेगा। सिद्धांतों की सिफारिशें, तो इसमें सिफारिशें राज्य द्वारा लगाया गया एकत्रित कर और राजस्व की कुल प्राप्ति का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच विवरण
या वितरण। करों, शुल्कों और फीस का निर्धारण जैसे स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है अथवा स्थानीय निकायों द्वारा विनियोजित किया जा सकता तथा राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों का सहायता को अनुदान देना। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। अगला है राज्य वित्त आयोग को निम्न सुझाव देने को भी कहा गया है। सुझाव जो है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ करें, उनके ऋण का स्तर, पेंशन एवं ब्याज भुगतान, देयताएं, उधार देने की शक्ति और विनियमित करने की संभावनाएं तथा स्थानीय निकायों की संसाधन की स्थिति, ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर ऋण देता है। स्थानीय स्वशासन के रूप में अपने संसाधनों को जुटाने और उपयोग के लिए तथा निकायों के कामकाज में अधिक दक्षता लाने के लिए आवश्यक उपाय। स्थानीय निकाय भारत के संविधान और सहवर्ती राज्य विधानों में उल्लिखित कार्यों के संदर्भों में स्थानीय निकायों का प्रशासनिक, कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों को सौंपने के स्तर को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के कार्यों के निर्धारण पर सुझाव देगा। एक निगरानी सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे को कम करना होगा और एक योजना क्रियान्वयन करना होगा जो कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का पूर्ण दोहन कर सके। ये स्थानीय निकायों के हस्तांतरण से भी संबंधित है और वो उपाय भी इससे जुड़े हैं जिससे इस हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जा सके। अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय पर संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में संसाधन के दोहन के लिए संभाव्य मार्ग खोजा हो। सिफारिशों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने से संबंधित सुझाव देना और राज्य तथा केंद्र वित्त आयोग और अन्य संगठनों द्वारा एकत्रित संसाधनों का दोहन करना, स्थानीय निकाय और अनेक उनके खातों का प्रबंधन करना। नगर पंचायतों एवं पुनर्वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय। स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति और पुनर्गठन के आयोग के उपाय को ध्यान में रखते हुए जो पहले से ही नगर पंचायतों के लिए किए गए आयोग अन्य स्थानीय निकायों के पुनर्वर्गीकरण का सुझाव देगा। अन्य सिफारिशों को देते समय आयोग राज्य सरकार के स्रोतों पर नजर रखेगा और राज्य सरकारों को व्यय, ऋण संबंधी जानकारियों को भी स्थानीय निकायों के ध्यान पर देखना ताकि वे पर्याप्त मात्रा में राजस्व बचत कर सके और राज्य के पूंजीगत खाते की प्रतिबद्धता से संबंधित हो। नोट है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित के संबंध में ध्यान केंद्रित कर सिफारिश करेगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण और उनके परिणाम, हस्तांतरण का वर्तमान स्तर, अन्य संसाधनों का राज्य एवं केंद्रीय सरकारों का हस्तांतरण और अन्य एजेंसी जिनमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को पुरस्कार और सिफारिशों तथा उनकी पर्याप्तता शामिल हो। पूंजी निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की आवश्यकता होगी। अगले वित्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन आवर्ती और आवर्तहित घटकों के व्यय को उचित राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति और स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों का उपयोग। राज्य वित्त आयोग आधारभूत लोकतंत्र के सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा के कार्यों, इसका गैर सरकारी संगठनों, ऑनलाइन एजेंसियों, विभागों से संपर्क की अन्य राज्यों के बराबर समीक्षा करेगा। ये आवंटन विभाज्य जोड़ का 4.31% है। यह 2019-20 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि की वृद्धि है जो कि विभाज्य जोड़ 3.54% है। 87,352 करोड़ रुपए की राशि है। ये अनुदान 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। अनुदान पंचायत के सभी तीनों स्तरों, गांव, ब्लॉक और जिलों के उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य की समेकित निधि, राज्य की समेकित निधि ये सभी सरकारी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में तहत गठित किया गया है। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और असाधारण वस्तुओं को छोड़कर इसके द्वारा किया गया व्यय समेकित निधि का हिस्सा है। राज्यों की समेकित निधि में राज्यों द्वारा प्राप्त सभी राज्यों के लिए राज्य की एक समेकित निधि, प्रत्येक राज्य के लिए अलग कोष की स्थापना की गई है। अनिवार्य कार्य यह है कि कार्य प्रतिकृति में अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए नगर निगम, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, जल स्रोतों के निर्माण और रखरखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण आदि कार्य अनिवार्य रूप से करता है। केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्त सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। पहला ये केसी नियोगी अध्यक्ष थे। वित्त आयोग जो आया था, नियुक्ति का वर्ष था 1951। दूसरा जो आया था के संतानम 1956। तीसरा ए के चंद्र 1960 और चौथा जो था डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1964। पांचवा था महावीर त्यागी 1968। छठा था ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। सातवीं जो था जे.एम. सेलात 1977। आठवां जो था वाई.पी. चौहान 1982। नौवां ए.के.पी. साल्वे 1987। 10वां के.सी. पंत 1992। 11वां ए.एम. कुरैशी 1998 और 12वें डॉक्टर सी. रंगराजन 2002। 13वां डॉक्टर विजय केलकर। 14वां वाई.पी. रेड्डी 2013 और 15वीं जो था ए.के. सिंह 2017। केंद्र वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें आवश्यक लगे तो 5 वर्ष के पूर्व भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सभी राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनरुक्ति भी की जा सकती। वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? योग्यता वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए एवं निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। नोट संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्य बनाने के लिए योग्यता निर्धारित की गई। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है जिनके पास सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स में अनुभव हो और इसके अलावा 4 सदस्यों में अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए या फिर उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति होने की योग्यता होनी चाहिए। एक के पास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक के पास सरकार के वित्त लेखा फाइनेंस और अकाउंट्स से संबंधित विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक के पास वित्त मामलों में प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए। वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? वित्त आयोग के निम्नलिखित मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। भारत के संचित निधि में केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं को संसाधनों को बढ़ावा देने और अन्य राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला। सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जैसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि कोई प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग से संबंधित तथ्य। तो वित्त आयोग राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य के समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है और वित्त आयोग के पास अपनी गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोड भी सभी शक्तियां हैं। वह गवाहों को बुलाया
सकता है और सभी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान है, तो लेकिन कहा भी गया है कि वर्णित नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.पी. राजमन्नार ने यह कहा है कि क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अपेक्षा की जाती है कि वह अर्धन्यायिक हो, तो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा की जाती है, वह भारत की सरकार से उसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी दमदार वजह से उसकी अनुशंसा को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी स्वीकार करना चाहिए। वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों केवल सलाहकारी और इसके लिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह राज्यों को धन देने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करे। सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। 15वें वित्त आयोग का संरचना। तो अनुच्छेद 280 में फर्स्ट के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनाया जाएगा। 27 नवंबर 2017 को N.K. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। N.K. सिंह भारत के पूर्व सचिव 2008-14 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा 4 अन्य सदस्यों को शक्तिकांत दास, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अनूप सिंह, सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका, पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, अध्यक्ष बंधन बैंक डॉक्टर रमेश चंद्र, सदस्य नीति आयोग इसके अंशकालिक सदस्य मनोनीत किए गए थे। नोट में है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-22, 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी की स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए की सशर्त अनुदान। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्ष 2021-22 और 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के RLB पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,084 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,42,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। गांव में इन सेवाओं को सुनिश्चित करने और इस प्रकार का सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला है कि 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायत सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। ये भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान। 15वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि वर्ष 21-22 से और 25-26 तक 5 वर्ष है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग। जिला राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायत राज्य संस्थाओं यथा राज्य परिषद और पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनसंख्या और प्रस्तावित चलिए भारांक के आधार पर वितरित की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40% अनटाइड अनावाद्य अनुदान एवं 60% टाइड आवाद्य अनुदान के रूप में होगा। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट एवं प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, भवनों जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, बीज, खेल मैदान, शमशान स्थलों रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। पंचायत राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की
स्थिति को बनाने रखने एवं शेष 50% बुनियादी सेवाओं तथा यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। वित्त आयोग में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का दृष्टिकोण। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अभी तक 4 वित्त आयोगों और 11वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं की हैं। सभी आयोगों के लिए विचार विषय समान रहा है। तदनुसार प्रत्येक आयोग ने स्थानीय शासनों के प्रभावकारी कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए हैं और उचित अनुशंसाएं की हैं। 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान अनुशंसा की है, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य पुलों के 1.38% के बराबर थे। 13वें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा निरपेक्ष रूप से की थी, न कि विभाज्य पूल के अनुपात में। 11वें वित्त आयोग को छोड़कर स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी आयोग दर आयोग बढ़कर 14वें वित्त आयोग के तहत बढ़कर 1.06% हो गई है। तालिका विभिन्न आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों के लिए शासनों के लिए अनुशंसित अनुदान। वित्त आयोग 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 14वां है। इसमें अनुदान विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में 1.38 में है। ग्रामीण स्थानीय निकाय करोड़ रुपए में 4341 करोड़, 4341 करोड़। इसमें शहरी में है 1000 करोड़। 11वें में है 0.78, जिसमें 8000 करोड़ जो है ये ग्रामीण में है और 2000 करोड़ शहरी में है। 12वें में 1.24, 20,000 करोड़ ग्रामीण में है और 5000 करोड़ शहरी में है। 13वें में जो है 1.93, इसमें 64,407.6 ये ग्रामीण में है और 23,111 ये शहरी में है। 14वें में 3.06 और ग्रामीण में ये 2 लाख समथिंग और शहरी में है 87, 141, 144। तथापि संवितरित की गई वास्तविक राशियां आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियों की तुलना में कम है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 5% से 18 के बीच तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 10 से 18 के बीच रही थी। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए यह कमी 10वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह कमी 13वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी। इस कमी का कारण आयोगों द्वारा प्रदर्शन अनुदानों के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने में स्थानीय निकायों का विफल रहना। कभी कभी संबंधित संघ सरकार के मंत्रालयों ने भी शर्तें निर्धारित की हैं। ये आप लोग देख लेना अपने आप। ये देखते हैं प्राथमिक एवं प्रदर्शन अनुपात। 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देशों को जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से इस प्रयोजन हेतु बराबर अनुदान देने की अपेक्षा की गई है। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय के लिए कोई भी अनुदान राशि उपयोग नहीं की जानी चाहिए थी। 11वें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि अनुदानों पर प्रथम प्रभार फर्स्ट चार्ज लेखाओं के रखरखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। विशेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिचार्य एवं शुद्ध पेयजल होना चाहिए। सड़कों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी प्रमुख सेवाएं, दाह संस्कार एवं दफनाने वाले स्थलों पर रखरखाव, जन सुविधा एवं अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना चाहिए। वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर ये अनुदान अनावद्य थे। 12वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान करें
किए जाने के स्तरों में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से यह अपेक्षा की गई है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रणाली के उपयोग के माध्यम से लेखाओं के रखरखाव एवं वित्तीयों पर डाटाबेस सृजित करने के लिए व्यय करने पर उच्च प्राथमिकता दें। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें निर्दिष्ट की हैं। अगला है कि 13वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग 9 एवं 9A से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया था। इस अनुदान के 2 घटक हैं। विशेष क्षेत्र का मूल अनुदान वैश्विक ग्रांट, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान। विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा अपने प्रदर्शन अनुदान का आहरण करने में विफल रहने की स्थिति में आहरण नहीं की गई राशि को एक तरीके से पुनः वितरित किया जाता था। 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा 2 भागों में की थी, शर्त रहित मूल अनुदान या सशर्त रहित मूल अनुदान। विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच अनुपात 90:10 था और नगरपालिकाओं के लिए ये अनुपात 80:20 था। मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूलभूत नागरिकों और सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना था। प्रदर्शन अनुदान राजस्व में सुधार लाने या आने के आधार पर था, जिसके लिए मानदंड को सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। प्रदर्शन अनुदानों के लिए पात्रता हेतु स्थानीय निकायों को अपने राजस्व स्रोतों स्वयं राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी और लेखा प्रस्तुत करने थे। नगर पालिकाओं को इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तरीय बेंचमार्क को भी प्रकाशित करना था। इसके अतिरिक्त पंचायत राज मंत्रालय ने प्रदर्शन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ और शर्तें रखी, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना सेक्टर वार व्यय को एक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना, और क में है कि स्वयं के राजस्व स्रोत को प्रतिशत वृद्धि। ख में है कि ग्राम पंचायतों की खुले में शौच की मुक्ति ODF की स्थिति, और ग में है कि ग्राम पंचायतों में टीकाकरण स्तर के आधार पर उसके लिए स्कोर निर्धारित करने जैसे कार्यों को पूरा करना। लेखा एवं लेखा परीक्षा में करदाताओं से अर्जित आगम का उपयोग करने वाली सरकारों के लिए किसी भी अंग के लिए अनुशासन हेतु एक प्राथमिक अनिवार्यता यह है कि वे लेखाओं को परिष्कृत लेखाओं को सामयिक रूप से पहल पर उपलब्ध कराए। इस प्रकार की सूचना को अभाव में पूर्व वित्त आयोगों ने भी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की आवश्यकता का वास्तविक तौर पर आकलन करने में महसूस की थी, कठिनाई को उजागर किया, और 11वें वित्त आयोग से लेकर विभिन्न वित्त आयोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया, लेकिन इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इस दीर्घकालिक विवादास्पद मुद्दे का समाधान करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2020 और 21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बिना और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त क्या होगी? तो 15 वित्त आयोग 2021-22 में 2022-23 के वित्त महामारी के दौरान लेखाओं और लेखा परीक्षा को जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कम से कम 25 ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष को अंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष में लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए, ताकि राज्य 2020-21, 22-23 से पूरे अनुदान प्राप्त कर सके। 22-23 के बाद 23-24
से आगे की अवधि के लिए राज्यों और ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु देय पूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी राज्य में 35% ग्रामीण निकायों के पास 2022-23 के लिए अंतिम लेखा और 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित लेखाएं तथा उन्हें 23-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है, तब 23-24 में राज्य अपने 35% ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 23-24 के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों की तरह शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक लेखाओं तथा पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और उन्हें सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान 15 वित्त आयोग 2020 और 21 के लिए अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 67.5 अनुपात 32.5 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की गई थी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरी की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 15 वित्त आयोग ने ग्रामीण एवं शहरी निकायों हेतु 2021 की अनुशासित अनुपात 67.5 32.5 अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2025-26 में 65:35 किए जाने की अनुशंसा की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही क्लास और मिलते हैं अगली वीडियो में।